नाउ टुडेज टॉपिक इज 1848 द रेवोल्यूशन लिबरल्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने अगर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं तो हमने ये जाना कि किस प्रकार से रेवोल्यूशनरीज लोगों ने फ्रांस से मोनार्च को पूर्ण रूप से हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च वहां सेटअप कर दिया। लेकिन 1830 के दौरान में वहां पे सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गया। ठीक है, रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, लोगों ने मतलब वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च है वो भी हट जाता है। लुइस फिलिपे यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम द सीट एंड फ्रांस हैड बिकम वंस अगेन द रिपब्लिक। ठीक है, अभी की जो स्टोरी आप सुनेंगे, जो 1848 की जो स्टोरी आप सुनेंगे, ये स्टोरी थोड़ी सी डिफर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पेशली एक मुद्दे पे बात करेंगे जिसको क्या कहा जाएगा, आपको यूनिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यूनिफिकेशन में आप लोग यहाँ पे 3 कंट्रीज के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन में आपके पास यूनिफिकेशन में कौन कौन सा आएगा? यूनिफिकेशन में हमारे पास आएगा जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इटली पढ़ेंगे और उसके बाद आपका ब्रिटेन पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 यूनिफिकेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन एंड देन उसके बाद हम लोग ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिफिकेशन शब्द का पहले सबसे पहले मतलब समझिए। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनी, व्हाट इज यूनी स्टैंड फॉर? यूनी स्टैंड फॉर सिंगल। ठीक है, यूनी जो होता है उसका मतलब क्या होता है? सिंगल। यहाँ पे मुद्दा क्या है? नाउ ईच एंड एवरी मोनार्च, स्पेशली द मोनार्च, राइट, जर्मन का मोनार्च, इटली का मोनार्च और ब्रिटेन का मोनार्च, ठीक है, क्या चाहता है कि जर्मन का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो बढ़ जाए। ठीक है, राइट, और जितनी भी छोटी मोटी कंट्रीज हैं, यानी कि जो कंट्रीज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, उन सब कंट्रीज को एक बड़े क्षेत्र में लाया जा सके, दैट इज नॉट द यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि पूरी छोटी मोटी कंट्रीज को एकजुट में लाके इकट्ठा कर दे। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? आपका यूनिफिकेशन कहा जाता है, राइट। तो यहाँ जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट बिफोर दैट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है लिबरल्स के माध्यम से। ठीक है, लिबरल्स मतलब द पीपल्स। कौन थे लिबरल्स? यहाँ सवाल उठेगा, लिबरल्स कौन है? लिबरल्स वो है जो कि मोनार्ची अगेंस्ट में है, यानी कि वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री चाहते हैं। ठीक है, द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री को फॉर्म ऑफ कंट्री। ठीक है, जो बंदा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री चाहता है वो बंदा क्या कहलाएगा? लिबरल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिबरल्स में कौन किस प्रकार के लोग थे? जितने भी कॉमन पीपल्स हैं। ठीक है, लिबरल में अधिकतर कौन है? कॉमन पीपल्स। ठीक है, कॉमन पीपल जो है वो लोग क्या है? लिबरल्स है। ठीक है, कॉमन पीपल में कौन कौन आते हैं? जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कॉबलर्स होंगे, कॉबलर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं, राइट, ऑलमोस्ट एजुकेटेड पीपल। यानी इन शॉर्ट मैं आपको बोलूंगा कि किस प्रकार के लोग थे? मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है, मिडिल क्लास पीपल यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। ठीक है, तो लिबरल्स जो है अधिकतर कौन हो गए? ऑल द कॉमन पीपल्स आवर देयर। एंड व्हाट द लिबरल्स डिमांडेड? द लिबरल्स हैड डिमांडेड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ए कंट्री। और डेमोक्रेटिक कब आएगी? जब ये मोनार्च का सिचुएशन खत्म हो जाएगा। तो इधर पे हम लोग देखने जा रहे हैं मोनार्च, मोनार्की वर्सेस कॉमन पीपल, दैट इज लिबरल्स के बीच में की कहानी। ठीक है, मोनार्च और लिबरल्स की कहानी होगी, लेकिन समझ लीजिए यहाँ मोनार्च की ही जीत होगी। ठीक है, राइट, यहाँ पे इंपैल यूनिफिकेशन का सिचुएशन चलेगा और जिससे जितनी पावरफुल कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे? छोटी मोटी इस कंट्रीज को कैप्चर करती चली जाएंगी। ठीक है, तो लिबरल्स लोग यहाँ पे मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी कहानी टोटली आपकी फ्रांस की स्टोरी जैसी है। ठीक है, राइट, सेम टू सेम, बस यहाँ पे फ्रांस को बदल के आपको क्या करना है? आपको जर्मन का लिखना है। ठीक है, तो स्टोरी शुरू होती है जर्मन से। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो रिवॉल्ट जो है वो कौन करने आ रहा है? विच टाइप ऑफ पीपल यूज्ड टू कम फॉर द रिवॉल्ट? ठीक है, रिवॉल्ट करने के लिए कौन लोग आ रहे हैं? तो रिवॉल्ट करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, पुअर्स एंड अनएम्प्लॉयड पीपल्स हैं। ये इस प्रकार के लोग आ रहे हैं एक साइड से। ठीक है, दिस इज द वन साइड ओवर देयर। तो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, पुअर अनएम्प्लॉयड पीपल, दे यूज्ड टू कम फॉर द रिवोल्ट ओवर देयर। ठीक है, एंड एक साइड से, ये क्या वन साइड से, और पैरेलली अगर हम देखेंगे पहला लाइन जो आपका बुक में दिखा हुआ है वो क्या है? द पैरेलल रिवोल्यूशन वाज डन। ठीक है, तो पैरेलल शब्द का मतलब क्या हो गया? वन साइड से ये पीजेंट्स लोग थे, पीजेंट्स, वर्कर्स, पुअर, अनएम्प्लॉयड पीपल थे, और एक साइड से कौन थे? एक साइड से आपके एजुकेटेड लोग थे। ठीक है, एक साइड से कौन है? एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड
या सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कौन प्रकार के लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे। मिडिल क्लास लोग एज यू नो दैट दे आर हाईली क्लासिफाइड पीपल्स ओवर देयर, दे आर वेल नोन ओवर देयर, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग हुआ करते थे मिडिल क्लास के, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फ्रांस की कहानी क्या है, इन फ्रांस में हुआ क्या, फ्रांस की अगर स्टोरी हम देखते हैं, फ्रांस में 1848 के दौरान में, ठीक है, तो रिवॉल्ट तो शुरू हो चुका है, रिवॉल्ट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी डन ओवर देयर, द पीजेंट्स, वर्कर, पुअर, अनएम्प्लॉयड पीपल्स एंड ऑल द एजुकेटेड पीपल हैज स्टार्टेड, मींस एक साथ ही लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग द रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोनार्च ओवर देयर, ठीक है। तो फ्रांस में हो रहा है फरवरी 1848 के दौरान में जो इवेंट है, इवेंट हैज फोर्स्ड द एबडिकेशन ऑफ द रूलर्स एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो 1848 के दौरान में क्या हुआ कि जो आपके लिबरल्स थे, ठीक है, जो लिबरल्स थे उन्होंने कंप्लीटली फ्रांस से मोनार्च को हटा के क्या कर दिया, वहां पे आपका रिपब्लिक घोषित कर दिया, ठीक है। अब वहां पे कोई राजा नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये आपका कंप्लीटली रिपब्लिक बन गया, ठीक है। इट वाज कंप्लीटली नाउ रिपब्लिक। ये आपका 1848 के दौरान में हो चुका था। 1848 तक में फ्रांस के अंदर ये कांड हो चुका था कि लिबरल्स लोगों ने क्या किया, फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। इसका मतलब यहाँ वहां पे कोई भी मोनार्च नहीं था, नो किंग वाज देयर, ठीक है, राइट। अब वहां पे यूनिवर्सल बेस अडल्ट सफरेज वो लोग ले आए थे, सब कुछ ले आए थे, ठीक है। अब अदर कंट्री जब देखो, जैसे यहाँ पे हम देखोगे फ्रांस में बार बार उथल पुथल हो रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक पर्सन था, नाम क्या था उसका, ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच जो है वो क्या बोल के गया था, वो बोल रहा था कि व्हेन द फ्रांस नीज रेस्ट ऑफ द यूरोप विल कैच कोल्ड, रेस्ट ऑफ यूरोप यूरोप विल कैच कोल्ड, ओके। ये एक स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था आपका ड्यूक मैटरनिच के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने फ्रांस को ही देखते हुए कहा था, अगर फ्रांस में दोबारा से लिबरल्स लोगों ने मोनार्च को हटा दिया तो ये धमाका करेगा पूरे यूरोप में। और ये हुआ, धमाका हुआ, पूरे यूरोप में इसका धमाका देखने को मिला, ठीक है। हर एक छोटा मोटा कंट्री अब अपने आप को क्या करना चाहता था, आजाद करना चाहता था। ईच एंड एवरी स्मॉल कंट्री वांट टू गेट द इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट। तो उसका इफेक्ट कहां से देखने को मिला, सबसे पहले आपने ग्रीक को पढ़ा, ग्रीस को पढ़ा, ठीक है। तो ग्रीस अपने आप को आजादी करता है, ठीक है। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा, ग्रीक को आजाद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंट नेशन है, जैसे आपका जर्मन हो गया, मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन, ठीक है। जर्मन कंट्रोल में है, पोलैंड कंट्रोल में है, ठीक है, इटली कंट्रोल में है, इटली जो टूटा टूटा अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक है। ऑल द मेंस, जितने भी लिबरल पीपल हैं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं, वो चाहते हैं अब क्या करना है, हमें मोनार्च से संपूर्ण रूप से खत्म करना। यानी कि जो ये लिबरल्स की आग जो थी वो पूरे यूरोप में आपकी फैल चुकी थी, ठीक है। और धीरे धीरे हर प्रकार के लोग, विच टाइप, स्पेशली द मिडिल क्लास पीपल्स ओवर देयर, तो मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया, लिबरल्स फाइट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। अब कहानी क्या उठ चुकी है, अब कहानी उठ चुकी है सिंपल, हमें क्या करना, मोनार्च को हटाना है। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होगी आपकी जर्मन से, ठीक है, शुरुआत होगी जर्मन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक असेंबली का जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट असेंबली 1848 में, ठीक है। तो जर्मन में स्पेशली नाउ वी विल कम टू द जर्मन रीजन, ठीक है। तो जर्मन रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जर्मन रीजन में क्या हो रहा है, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन का क्रिएट होता है, ठीक है, राइट। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इज क्रिएटेड। और ये पॉलिटिकल एसोसिएशन किसने क्रिएट किया है, ओनली द कॉमन पीपल्स ओवर देयर, ठीक है। कॉमन पीपल्स ने यहाँ पे आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन क्रिएट किया। जैसे आप जानते हैं कि फ्रांस में क्या बना था, फ्रांस में नेशनल असेंबली बना था, ठीक है, कॉमन आदमी ने मिलकर क्या बना दिया था, नेशनल असेंबली बना दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या बनेगा, आपका जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, राइट। और इसमें आपका जो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बना रहे हैं, विच टाइप ऑफ पीपल, किस प्रकार के लोग हैं, ऑल स्पेशली द मिडिल क्लास पीपल ओवर देयर। क्योंकि एग्जाम्पल कहां से मिला इनको, एग्जाम्पल तो फ्रांस से मिला है ना। तो फ्रांस में ऑलरेडी क्या हो चुका था, फ्रांस की अगर स्टोरी को देखोगे, फ्रांस के पीछे बैक स्टोरी को देखोगे, जैसे कह रहा है कि फ्रांस में, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा रखता है। क्यों रखता है बड़ा चीज, कारण के फ्रांस ने ही क्या किया, पूरे यूरोप को इंस्पायर किया कि करना कैसे है, हाउ टू थ्रो आउट द मोनार्च, ठीक है। मोनार्च को अगर हमें खत्म करना है तो मोनार्च को हम खत्म करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा एग्जांपल जो है किसने दे दिया, फ्रांस ने दे दिया पूरे यूरोप को। अब पूरे यूरोपियन में धीरे धीरे क्या होने लगा, पीपल हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है। लोगों ने क्या किया, अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर किस प्रकार के मेंबर थे,
सिंपली हम बात करेंगे कौन से मेंबर थे, मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास में कौन आ जाते हैं, मिडिल क्लास में आपके प्रोफेशनल्स पीपल आ जाते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स आ जाएंगे मिडिल क्लास के अंदर, प्रोफेशनल्स हैं, उसके बाद आपके बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेसमैन आ जाएंगे आपके पास, बिजनेसमैन विल कम, देन उसके आर्टिशियन, ऑल दैट मींस यानी सिंपल जो कॉमन लोग होते हैं, ठीक है, वो सारे ग्रुप बना लेते हैं। तो दे हैड केम फ्रॉम व्हाट, दे हैव फ्रॉम द पॉलिटिकल। पहले क्या होता था, राजा के अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होता था, अब क्या हो, राजा के अगेंस्ट में लोग, मिडिल क्लास के लोग खड़े होने शुरू हो गए, ठीक है। तो पीपल हैड फॉर्म द पॉलिटिकल एसोसिएशन ओवर देयर, ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया। उसके बाद जो जर्मन की बात करें तो जर्मन में क्या बना, जर्मन नेशनल असेंबली बना। जर्मन में क्या बना, जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जर्मन में आपका जर्मन में क्या होगा, जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म होगा, किसके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा फॉर्म होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये जर्मन नेशनल असेंबली एक जगह जाएगा, उस जगह का नाम क्या, फ्रैंकफर्ट, दे विल मूव टू द फ्रैंकफर्ट, ठीक है, एक जगह का याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, इसको फ्रैंकफर्ट असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन नेशनल असेंबली ये लोग जो बनाता है, उस जगह का नाम क्या है, फ्रैंकफर्ट, इसलिए उसको फ्रैंकफर्ट असेंबली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली मिल गया। फ्रैंकफर्ट असेंबली वाज फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट फॉर ऑल जर्मन, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली जो पहले क्रिएटेड हुआ वहां पर, वो क्या था, वो वहां का इलेक्टेड पार्लियामेंट था, इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है, इट वाज इलेक्टेड पार्लियामेंट फॉर द जर्मन्स ओवर देयर, ठीक है। अब ये कब हुआ था, ये हुआ था 18 मई को, 18 मई 1848, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट असेंबली में मिडिल क्लास लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पे उन्होंने अपनी एक असेंबली बनाई, इसका नाम क्या रखा, जनरल असेंबली रखा। उसके अंदर में उन्होंने इलेक्शन किया, और उस इलेक्शन के दौरान में दे हैड सिलेक्टेड अराउंड 831 मेंबर्स ओवर देयर। उन्होंने क्या किया, अपना 831 मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया। अब 831 मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इलेक्ट कर लिया, तो अब इलेक्टेड मेंबर्स हैं सारे के सारे, अब इलेक्टेड मेंबर, और इन्होंने क्या किया, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, ठीक है, मेंबर भी सिलेक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है, ये सब कुछ कर लिया। अब फ्रैंकफर्ट जगह का नाम याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट, और ये कौन से, कहां पे हो रहा था सब काम, ये होता है सेंट पॉल चर्च में, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछता, याद रखिएगा, ये सब कहां हो रहा था, सेंट पॉल चर्च में हो रहा था, इट वाज गोइंग टू डन इन ए सेंट पॉल। फ्रैंकफर्ट इज द नेम ऑफ द प्लेस, राइट, तो फ्रैंकफर्ट आपका जगह का नाम है, जहां ये इकट्ठा हो रहा है, फ्रैंकफर्ट में कहा, सेंट पॉल चर्च में, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट में जाके उन्होंने क्या किया, ऑल मिडिल क्लास पीपल ने क्या बना लिया, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन कर लिया। और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करने के बाद व्हाट हैपन, दे हैड इलेक्टेड द पार्लियामेंट ओवर देयर, उन्होंने अपने अपने में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया, और कितने मेंबर्स इलेक्टेड हुए, टोटल 831 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्टेड हो रहे हैं। इलेक्टेड होने के बाद व्हाट दे हैड डन, दे हैड फॉर्म्ड और दे हैड ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है। अब सवाल होता है कि जर्मन जो है, पूरा जर्मन जो है वो आधा हिस्सों में टूटा हुआ था, ठीक है, आधा किसके कंट्रोल में, आधा जर्मन जो है वो पुर्शियन के कंट्रोल में है, और आधा जर्मन जो है वो आपका ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है, ठीक है। तो जर्मनी जो है, यानी जर्मन जो है अभी आपका बटा हुआ है, ठीक है, जर्मन जो है वो आपका दो हिस्सों में टूटा हुआ है, एक आधा हिस्सा किसके पास है, पुर्शिया के पास है, आधा हिस्सा किसके पास है, ऑस्ट्रिया के पास है, ठीक है। अब ये जो कांड हो रहा है, यानी जहां जर्मन नेशनल असेंबली बना, वो कहां हुआ, पुर्शिया में हुआ है, ठीक है। तो पुर्शिया में ये कांड हो रहा है, यानी कि एज यू नो दैट जर्मन जो है छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, कम से कम 300 हिस्सा था, जिसको कन्वर्ट करके 39 कॉन्फेडरेशन में बदल दिया था, किसने, नेपोलियन ने बदल दिया था, ठीक है। 300 हिस्सों को बदल के 39 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बदला था, किसने, नेपोलियन ने बदला था, ठीक है। अब ये जो जर्मन जो है वो क्या करती है, अपने आप को यूनिफाइड करने की कोशिश करती है, यानी कॉमन पीपल कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है, यूनिफाइड करना है, ठीक है। तो जो आधा हिस्सा जो पुरुषा के अंदर है, वहां पे लोग, वहां के जो लोकल लोग जो है वो क्या बनाते हैं, जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जर्मन नेशनल असेंबली जो है, ये आपका अपना इलेक्टेड मेंबर कर चुकी है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी है। अब राजा के होते हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा नहीं, तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग राजा के पास जाएगा, ठीक है, यानी कि पुर्शियन के अंडर में जो जर्मन हिस्सा है वो लोग वहां के राजा के पास जाएगा। अब सवाल है वहां का राजा कौन है, वहां का राजा है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है, पुर्शिया का याद रखिएगा, पुर्शिया जो है उसका राजा कौन है, फ्रेडरिक फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है, ये वहां का राजा है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ वाज द किंग ओवर देयर, ठीक है। अब जो जर्मन नेशनल असेंबली है वो अपने इलेक्टेड मेंबर्स के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इन तीनों के साथ, यानी कि उसी जर्मन नेशनल असेंबली के कुछ लोग, कौन लोग, इलेक्टेड मेंबर्स, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसके पास जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है।
फ्रेडरिक विलियम फोर्ड के पास जा रहे हैं। अब फ्रेडरिक विलियम फोर्ड जब जानता है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग लाया है, संविधान लाया है, तो संविधान लाया तो ये जान रहा है कि संविधान ला रहा है, इसका मतलब क्या है, या पुर्शिया में फिर से वही चीज होने वाला है जो फ्रांस में हो चुका है। ठीक है, वो लोग फ्रांस में तो वही किया था ना, फ्रांस में भी तो राजा को मतलब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च के अंदर में राजा को हेड दे दिया था। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो फ्रेडरिक विलियम ये समझ गया कि अगर ये चीज को हम मान लेते हैं तो क्या होगा, या मेरा तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो ये फ्रेडरिक विलियम क्या करता है, टोटली डिनाई कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है, द प्रपोजल यानी कि जो जर्मन नेशनल असेंबली के दौरान के माध्यम से, जर्मन नेशनल असेंबली के माध्यम से जो प्रपोजल आया होता है, ठीक है, उस प्रपोजल को क्या करता है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्ड का मानना यह था कि राजा ही क्या करेगा, साम्राज्य को चलाएगा। ठीक है, कोई आम जनता साम्राज्य को नहीं चला सकता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये पुरानी सोच थी। यानी कि ही यूज्ड टू बिलीव इन द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। ये किसने बिलीव करता था, डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप में बिलीव करता था। ठीक है, he used to believe on divine right of king, सेम जैसे नेपोलियन बिलीव कर, ये सॉरी लुई 16 बिलीव करता था। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेडरिक विलियम फोर्ड भी, जो कि पुर्शिया का राजा था, ये भी क्या डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप में बिलीव करता है। ठीक है, और जब जर्मन नेशनल असेंबली के लोग जो है प्रपोजल लेके आते हैं, और उस प्रपोजल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च का प्रपोजल लेके आते हैं, उस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो फ्रेडरिक विलियम फोर्ड जो है, यानी फ्रेडरिक विलियम फोर्ड जो है, ये अदर मोनार्च के साथ मिल करके, ठीक है, अदर मोनार्च के साथ मिलकर एक बैठक करता है, और अदर मोनार्च के साथ मिलकर बैठक करता है, और वहां बोलता है, बताता है कि जिस प्रकार से पुर्शिया में इनिशिएट हो रहा है कि आम जनता जो है वो अब क्या चाहता है, साम्राज्य चाहता है, अगर इस प्रकार से पूरे यूरोप में होने लगा तो हमारा साम्राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिनिश अप दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस चीज को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और ये चीज खत्म कैसे होगी, ये चीज खत्म होगी जब हम जितने भी आपके लिबरल्स हैं उनको पूरी तरह से क्रश नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो लिबरल्स को क्या किया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, उनका जर्मन नेशनल असेंबली को क्या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, राइट, तो इस प्रकार से ट्रुस भेज करके उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात उठता है कि अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से छोटे मोटे एरिया रहेंगे तो वहां से लोग आते रहेंगे, क्यों ना इसको पूरी तरीके से क्या अपने कंट्रोल में ले लें। ठीक है, तो इट शुड बी अंडर यूनिफाइड ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे बात उठता है क्या, यूनिफाई करने का। ठीक है, तो यहाँ यूनिफाई करने का भी बात उठता है। इधर पे आपकी वुमेन्स भी उठ जाती हैं, वुमेन्स लोग भी बोलते भैया हमें भी अधिकार चाहिए, जैसे आपने पढ़ा था फ्रांस के अंदर में। ठीक है, तो वुमेन्स जो है वो भी लगातार उठ रही थी कि हमें भी क्या चाहिए, राइट चाहिए। ठीक है, तो उनके राइट्स को भी क्या कर दिया, पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। ठीक है, तो उनके राइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक खत्म होता है आपका रेवोल्यूशनरी ऑफ 1848। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है होगा हमारा वो है जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है, जर्मन को यूनिफाई कौन करना है। अब यहाँ पे एक बंदा जो है यानी कीफ पर्सन है, ठीक है, जो जर्मन को पूरी तरह से यूनिफाई कर रहा है, उस आदमी का नाम क्या है, दैट इज ओटोमन बिस्मार्क ओवर देयर। ठीक है, राइट, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड। ओके, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये पहले बताओ पीछे वाला टॉपिक सारा समझ में आया कि नहीं आया। आर यू लिसनिंग? तुम लोग तो सुनते ही नहीं है। अरे भाई सुन रहे हो क्यों, कहाँ चले गए? यस सर। यस सर, सुन रहे हो तो चलो एक बार हम फटाफट कैसे रिवाइज हुआ कर और लो। एक बार बताइए ना क्या चीज? सर, खत्म कैसे हुआ और एक बार बताइए ना। ओके, चलो देखो फिर यहाँ पे सुन लो, फिर से दोबारा एक बार हल्का सा रिवीजन मार लेते हैं फटाफट। तो रिवीजन में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो सबसे पहले, अब इतना कौन लिखेगा, तो थोड़ा शॉर्ट में बताते चलते, चलो फटाफट। तो यहाँ देखो शॉर्ट में क्या है, सबसे पहले आपके पास जर्मन में भी लोग इंस्पायर हो गए। ठीक है, जर्मन में लोग इंस्पायर हो गए। ठीक है, तो जर्मन में इंस्पायर हो गए, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, लिबरल्स का यहाँ पर भी आपका बन गया। ठीक है, राइट, और जर्मनी जैसे मैंने आपको बताया, जर्मन जो है दो क्षेत्रों के कंट्रोल में है।
कौन कौन है? पहला नंबर 1 कौन है? प्रुशिया है। प्रुशिया के कंट्रोल में आधा जर्मन है, ठीक है। और दूसरा आधा जर्मन किसके पास है? ऑस्ट्रिया के पास है, ठीक है। अगर मान लो 39 हिस्सों में टूटा था जर्मन, तो हाफ इसके पास हाफ इसके पास, ठीक है। यानी 18-18 आप बांट सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 17-18 करके आप बांट सकते हो, ठीक है। तो उस समय का पावरफुल ऑस्ट्रेलिया और प्रुशिया, ये दो कंट्री ही केवल क्या थी? सबसे ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या थी कि प्रुशिया जो है वो, वहां का राजा कौन है? प्रुशिया का राजा कौन है? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है। वहां का राजा कौन है? फ्रेडरिक विलियम फोर है। तो फ्रेडरिक विलियम फोर जो है आपका प्रुशिया का राजा है, ठीक है। अब प्रुशिया का राजा है तो राजा का क्या सोच है? राजा का सोच है कि भैया साम्राज्य कौन चलाएगा? साम्राज्य जो है केवल आपका राजा ही चलाएगा, ये एक सबसे बड़ा सोच था। तो यानी कि ओनली किंग विल रूल, ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट था कि राजा ही साम्राज्य चलाएगा, किंग विल, ओनली द किंग इज गोइंग टू बी रूल, ठीक है। केवल राजा ही राज करेगा, ठीक है। अब आम जनता को कोई किसी प्रकार का वो इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते, ठीक है। अब सवाल क्या है? अब जब आपके पास जो लिबरल्स लोग जब पहुंचे, लिबरल्स लोग जो है वो जब किसके पास पहुंचे? राजा के पास पहुंचे अपना प्रपोजल लेके। इनका प्रपोजल क्या था भैया? इसका प्रपोजल कौन सा दिया? इसको दिया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च का प्रपोजल दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च का मतलब क्या हुआ कि लिबरल्स लोग ही क्या कराएंगे? लॉ बनाएंगे, यानी लॉ कंट्रोलिंग किसके हाथ में होगा? लिबरल्स लोगों के पास होगा। लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोल सकते हो, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? लिबरल के पास होगा। तो राजा के पास क्या होगा? राजा के पास कुछ नहीं होगा। ही विल हैव द वीटो पावर व्हेन दे आर कंफ्यूज्ड, then only they will ask to the king। तो राजा ने क्या किया? इस प्रपोजल को पूरी तरह से क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रिजेक्ट कर दिया, अब राजा को तो भनक लग गया कि आम जनता वहां पे क्या कर रहा है, आम जनता तो मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो राजा क्या करता है? अदर मोनार्च के साथ मिलके ट्रुप्स को भेज के, यानी आर्मी को भेज के इन सबको क्या करता है? पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, ठीक है। तो ट्रूप्स भेजे और ट्रूप्स भेज के क्या किया? इनको पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। खत्म हो गया लिबरल्स की कहानी समाप्त। अब कहानी क्या थी कि भैया जब तक ऐसे छोटे मोटे होते रहेंगे तो क्या होगा? लोग रोज उठेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब पूरी कंट्री को क्या करना? यूनिफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका यूनिफिकेशन की स्टोरी यहाँ पे शुरू होगी, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन ओवर हियर। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आगे जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो जर्मन यूनिफिकेशन होगा कब? 1860 के दौरान में जर्मन यूनिफिकेशन स्टार्ट होगा। और करने वाला कौन होगा? ओटोमन बिस्मार्क, जिसे पॉनियर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, राइट। तो जर्मन यूनिफिकेशन का मेन पॉनियर जो है वो आपका किसको कहा गया है? ओटोमन बिस्मार्क को कहा गया है, ठीक है। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेगुलेशन, nationalist sentiment were mobilized by conservatives for promoting the state powers over there, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब पूरी तरह से क्रश कर लिया, अब राजा जो है क्या कर रहा है? राजा कोशिश कर रहा है कि भैया अब हमें पूरा जर्मन को क्या करना है? यूनिफाई करना है। अब इधर पे राजा कौन बनेगा? आफ्टर 1861 के, अब हम आ रहे हैं कहाँ? 1861 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। वो बात कहाँ की थी? 1848 की थी। अब ये बात कहाँ की है? 1861 की है। 1861 के दौरान में आपका प्रुशिया का राजा कौन है? कैसियर विलियम वन, केशियर, SER है, केशियर विलियम वन, ठीक है। केशियर विलियम वन, ठीक है, केशियर। तो केशियर विलियम वन जो है वो आपका राजा है, कहाँ का? पुर्शिया का राजा है, पुर्शियन किंग, ठीक है। अब ये राजा जो है किसको ऑर्डर करेगा? दिस राजा इज गोइंग टू गिव द ऑर्डर टू ए पर्सन नॉन एज ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है। किसको ऑर्डर करेगा? ओटोमन बिस्मार्क को ऑर्डर करेगा, ठीक है। यानी कि जो कि एक कौन है? चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द जर्मनी, ये पुर्शिया, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका किसको देगा ऑर्डर? ओटोमन बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क को ऑर्डर करेगा, ठीक है। ओटोमन बिस्मार्क को ऑर्डर करेगा, ठीक है। ऑर्डर जो कि कौन है? चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पुर्शिया, ठीक है। तो केशियर विलियम वन जो है वो किसको ऑर्डर कर रहा है? ओटोमन बिस्मार्क को कर रहा है। किस लिए? जर्मन को पूरा यूनिफाई करने के लिए, ठीक है, जर्मन को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि ओटोमन जर्मन को यूनिफाई करने के लिए कौन आया?
केसर विलियम वन आया, ठीक है। तो केसर विलियम वन 1861 में कहां का राजा है, पुर्शिया का राजा है, ठीक है। तो पुर्शिया का राजा है, ये ओटोमन बिस्मार्क जो कि वहां का क्या है, चीफ मिनिस्टर है, पुर्शिया का क्या है, चीफ मिनिस्टर है, उसको ऑर्डर देता है कि भैया जाओ और जर्मन को क्या करो, पूरी तरह से यूनिफाई कर दो। जर्मन को यूनिफाई कैसे करोगे, जर्मन के पास ही, अब देखो पुर्शिया ये हो गया, मान लो ये आपका पुर्शिया है, ठीक है, इतना छोटा सा पुर्शिया है। अब यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो है वो जर्मन के कंट्रोल में होने चाहिए, यानी कि इससे कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर है, ये छोटका सा यहाँ है, ठीक है। लेकिन ये क्या अलग अलग राजाओं के अंडर में है, तो ये कनेक्ट कैसे करेंगे भैया, जब तक हम दूसरे राजा को हराएंगे नहीं तब तक ये मेरा हिस्सा आएगा नहीं, दूसरे राजा को हराएंगे नहीं तो ये हिस्सा मेरे पास आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वॉर होने वाला है, ठीक है। तो किस में होने वाला है, किंग वर्सेस किंग में ही होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों डिसीजन लिया गया कि भैया हमें वॉर के माध्यम से करना है, यूनिफाई करना है। कारण क्या है कि यहाँ पे भी कुछ रेवोल्यूशनरीज उठ रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ रेवोल्यूशनरी उठ रहे हैं, यहाँ भी कुछ रेवोल्यूशन उठ रहे हैं, यहाँ भी कुछ रेवोल्यूशन उठ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग प्रॉपर तरीके से वॉच नहीं कर पाएंगे हर रेवोल्यूशनरीज को। तो इसलिए क्या किया, सबको एक ही थाली में ले आओ, सबको एक ही बार, यानी कि मान लीजिए अगर एक फॉर एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने के लिए, ठीक है, या कहीं शादी में गए खाना खाने के लिए, एक प्लेट दिया, इसमें केवल आपको चावल दिया, एक प्लेट दिया जिसमें आपको केवल दाल दिया, एक प्लेट दिया जिसमें आपको सब्जी दे दिया, एक प्लेट दिया जिसमें आपको मिठाई दे दिया, एक प्लेट दिया जिसमें आपको चिकन दे दिया, और एक प्लेट दिया जिसमें आपको सैलड दे दिया। यानी कि टोटल अगर 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स और 6 अलग अलग टेबल्स पे, ठीक है, 6 अलग अलग टेबल है और आपको खाना है, ठीक है। तो चावल तो आप अकेला खाओगे नहीं, आपको दाल चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो बंदा यहाँ दाल के साथ खड़ा उसके साथ फाइट करोगे, दाल कैप्चर करोगे, फिर इधर इधर जाके इधर फाइट करोगे, ये कैप्चर करोगे। यानी आपने क्या किया, पूरे को क्या किया, यूनिफाई कर दिया। और जब पूरा यूनिफाई हो गया, यानी एकजुट में हो गया, तो सब चीज को क्या किया आपने, एक थाली में लेके आ गए, और एक थाली में लाने के बाद क्या किया आपने, उसको खा लिया, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इससे क्या आपको क्लियर हो गया कि दाल कितना मेरे पास, चावल कितना मेरे पास, सब्जी मेरे पास कितना है कि नहीं। एक थाली में होने से आप आसानी से ऑरिजिनेट कर सकते हैं ना जी, कि मेरे पास आखिरकार क्या है और कितना है, ठीक है, राइट। ये चीज हुआ, तो यूनिफिकेशन भी इसी का था, ठीक है। तो यूनिफिकेशन में क्या था, जो बटे बटे छोटे मोटे क्षेत्र थे, उन सारे क्षेत्रों को क्या करना है, कैप्चर करके अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म खत्म हो चुका है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्सेप्ट जो आ गया है, इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया है। नेशनलिज्म तेल लेने गया, अब जो कॉन्सेप्ट है क्या, इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या हो गया, जहां पे आपका जो राजा है, यानी पावरफुल किंग जो है, वो क्या करेगा, छोटे मोटे राज्य को क्या करेगा, पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पावरफुल राजा कौन है, जर्मन का राजा, यानी पुर्शिया का राजा है। कौन है पुर्शिया का राजा, केसर विलियम वन है। या भी वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है 1861 में हु वाज अ किंग ओवर देयर, तो आंसर क्या होगा, केसर विलियम वन होगा, ठीक है। तो केसर विलियम वन was considered as the king of the Prussia at the time of 1861, ठीक है। और पुर्शिया को कंट्रोल करने के लिए किसको मिलता है पावर, किसको मिलता है अधिकार कि भैया मतलब जर्मन को यूनिफाई कर लो, तो किसको मिला, ओटोमन बिस्मार्क को मिला। ओटोमन बिस्मार्क कौन है, चीफ मिनिस्टर है, कहां का, पुर्शिया का है। और ये एक पॉलिसी में बिलीव करता था, वो पॉलिसी क्या थी, वो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एक बलबन का भी था, जो कि आपका स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब हो गया कि जो जैसे को तैसा, सीधा, ठीक है, जो मेरा एक खून बहाएगा मैं उसका पूरा नदी बहा दूंगा, ठीक है। दैट इज अ पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ओवर देयर, ठीक है। यानी ओटोमन बिस्मार्क जो है वो किस पे बिलीव करता था, ओटोमन बिस्मार्क बिलीव करता था का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पे, ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पे बिलीव करता है, ठीक है। अब ये बंदा चल पड़ता है अपने सफर पे, इसका सफर क्या, पूरे जर्मन को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बोलता है, राजा को बोलता है भैया हमको दो चीज चाहिए, ठीक है। दो चीज क्या चाहिए, एक बिग आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी दे दो, ठीक है, मुझे बहुत बड़ी आर्मी दे दो, और क्या दे दो, मुझे कुछ ब्यूरोक्रेट्स दे दो, ताकि ब्यूरोक्रेट्स किससे चाहिए इसको, ताकि उन ब्यूरोक्रेट के माध्यम से क्या कर सके, ये बातचीत कर सके, क्योंकि कभी कभी होता है नेगोशिएट कर पाना, ठीक है। तो नेगोशिएट करने के लिए कुछ ना कोई आदमी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जिसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एफिशिएंट स्टेटमेंट्स आल्सो, ठीक है। ये लोग चाहिए, स्टेटसमैन चाहिए। स्टेटमेंट किस लिए, कहीं मान लीजिए कोई बातचीत से मान गया तो ठीक है, अगर बातचीत से नहीं माना तो हम लोग क्या करेंगे, वॉर करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये मुद्दा उठा, तो ये 7 साल की कहानी, यानी 7 ईयर्स में मात्र 3 लड़ाइयां लड़ता है खाली, 7 साल में ओनली 3 वॉर्स, याद रखो, सोचो कितना खतरनाक आदमी होता है ये। 7 साल में मात्र 3 लड़ाइयां लड़ता है। 3 लड़ाइयां किसके साथ लड़ता है, सबसे पहली लड़ाई लड़ता है ये डेनमार्क के साथ, पहली लड़ाई डेनमार्क के साथ, दूसरी लड़ाई लड़ता है किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ,
तीसरी लड़ाई लड़ता है फ्रांस के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो छोटी मोटी क्षेत्र तो वो तो ऐसे ही मिल जाते हैं उसके पास, ठीक है। तो डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन तीनों के साथ लड़ाई होती है। अब आपकी लड़ाई कब कब होती है? डेनमार्क की लड़ाई होती है इसकी 1864 में, ठीक है, 1864 में डेनमार्क के साथ होती है। ऑस्ट्रेलिया में लड़ाई किसके साथ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में आपकी लड़ाई हो रही है, दैट इज इन द ईयर 1866 में। 1866 में ये ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ रहा है। और फ्रांस, जिसको आपको फ्रांस के साथ लड़ाई बोलेंगे, इसका आपका 1848 में हो रहा है, ठीक है, राइट, सॉरी 1848 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स से 1871, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसमें आपका इधर पे तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 7 सालों में कितनी लड़ाई लड़ेगा? मात्र 3 लड़ाइयां लड़ेगा, ठीक है। तो डेनमार्क के, ऑस्ट्रेलिया के साथ और फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। डेनमार्क को अकेला हरा नहीं पाता, तो किसका मदद लेता है? ऑस्ट्रेलिया का मदद लेता है। ऑस्ट्रेलिया का मदद लेके डेनमार्क को हराता है और वहां से उसके क्षेत्र को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई करता है 1866 में, ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्षेत्र जो है वो भी कैप्चर कर लेता है। फिर फ्रांस के साथ लड़ता है और फ्रांस के साथ लड़के फ्रांस के क्षेत्र को भी क्या करता है? पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और फाइनली आपका 1871 में, ठीक है, फाइनली इन द ईयर 1871 में, 18 जनवरी डेट है, याद रखिएगा। तो 1871 में आपका जर्मन जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है? यूनिफाई हो जाता है, ठीक है, जर्मन यूनिफाई हो जाता है। और हॉल ऑफ मिरर में, हॉल ऑफ मिरर, ठीक है, हॉल ऑफ मिरर में किसको राजा बना देता है? केसियर, केसियर विलियम वन, ठीक है, केसियर विलियम वन को वहां का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। तो केसियर विलियम वन इज नाउ बिकम द किंग ऑफ द कंप्लीट जर्मन, ठीक है। तो पूरा जर्मन का राजा कौन बन गया? आपका केसियर विलियम वन राजा बन जाता है 1871 में, ठीक है। 18 जनवरी 1871 इज द डेट व्हेन ही बिकम द किंग ओवर देयर, ठीक है। उसके बाद जर्मन में पूरी तरीके से, यानी कि जो भी कंट्रोल होता है वहां पे जर्मन का ही सारा कहानी चलता है, लैंग्वेज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सब कुछ, द फुल कंट्रोल ऑफ द जर्मन। इस प्रकार से जर्मन यूनिफिकेशन आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो अप टू जर्मन यूनिफिकेशन यू रीड, and next class I will try to complete this chapter, clear, right? So I hope all of you understand. If not, then please give me the call or any other thing, no modes, ठीक है, right? Or already I have given you the question answers. I hope all of you have written the question answer till of this chapter, ठीक है। So see you in the next class. Have a nice day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. What happened, sir? Where are you?